हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज से हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो चुका है। अगर आपने पहला चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। मैं उन सभी वीडियो को आप कहो तो मैं उन वीडियो को आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप डाल दूंगा। बाकी आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एक नया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता है इस चैप्टर में। तो आज का जो चैप्टर है वो है मानव जनन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आया हूं कि जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो चैप्टर का जो नाम है पहले उसी से आप स्टार्ट करो कि आखिरकार हम चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं, मानव और जनन। जनन का मीनिंग आप जानते हो, जीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर की जब फर्स्ट वीडियो डाली थी तो उसमें भी आपको वो चैप्टर का अगर आपको नाम याद है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि पुष्पी पादप कौन से पादप होते हैं, जनन का मीनिंग क्या होता है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा जनन के बारे में डाला हुआ था कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की परिभाषा आपको बताई गई थी, लैंगिक जनन की परिभाषा वहां आपको बताई गई थी। तो वैसे जब हम यहाँ मानव जनन करने वाले हैं तो इस जनन में कौन से जनन की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लैंगिक जनन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको एक बार और परिभाषा बता देता हूं। जनन की परिभाषा है, जीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। इस जनन में हम दो प्रकार के जनन पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगर हम पादपों की बात कर रहे हैं तो पादपों में अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही हम एक जनन और पढ़ते हैं जिसका नाम है कायिक जनन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते थे ना, जड़ तना पत्ती से पौधों की नई उत्पत्ति, तो उसको बोलते थे कायिक जनन, पौधों के कायिक भागों द्वारा। तो क्या यहाँ हम अलैंगिक जनन करने वाले हैं? नहीं, तो हम करने वाले हैं यहाँ लैंगिक जनन। तो अलैंगिक और लैंगिक का क्या अंतर बताया गया था, वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पर यहाँ फिर से सुन लो। अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है, और जब युग्मकों का निर्माण नहीं हुआ तो युग्मकों का संलयन भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अलैंगिक जनन जो होता है वो सिंगल एक ही जीव में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के लिए टू पेरेंट्स की आवश्यकता, यानी कि नर और मादा का होना जरूरी है। उन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण होना भी जरूरी है। जब नर युग्मक मादा युग्मक बनते तो उनमें युग्मकों का संलयन यानी कि निषेचन होना भी जरूरी है, तभी उसे बोला जाता है लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मानवों में लैंगिक जनन। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट फिर टॉपिक है जिसका नाम लिखा हुआ है मानव। अब मानव के बारे में तो आप सब कुछ जानते हो। हाँ, जो आप सोच रहे हैं मैं या आप, हम सब मनुष्य या मानव ही तो है। तो मानव के छोटे मोटे कैरेक्टर्स क्या चीज आप डिफाइन करोगे? देखिए, मानव जो होते हैं वो एकलिंगी है, यानी कि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव कैसे होते हैं? एकलिंगी है, द्विलिंगी नहीं है, एकलिंगी है। नेक्स्ट, मैंने कहा कि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ये लैंगिक द्विरूपता क्या है? लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि ऐसे जीवों को जिनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है उन जीवों में नर व मादा को बाह्य आकार के लक्षणों के आधार पर डिफाइन किया जा सकता है। तो इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, नर में वृषण का पाया जाना और मादा में अंडाशय का पाया जाना। इसके अलावा अगर आप नर की बात करें तो नर में आप देखते हो, नर में दाढ़ी मूंछों का पाया जाना, जबकि मादा में नहीं होते। नेक्स्ट, नर में जो आवाज है, आवाज का भारीपन, जबकि मादा की अगर बात करें तो मादाओं में आवाज जो है वो कैसी, महीन। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे कि मादा में जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, त्वचा होती है कोमल। नेक्स्ट, अगर नर की बात करें तो नर जो होते हैं उनमें क्रोध प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा मादाओं में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं, जबकि अगर नर की बात करें तो नर में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो स्तन ग्रंथियां कैसी होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। तो ये वो कैरेक्टर हैं जो डिफाइन कर देते हैं कि नर कौन है और मादा कौन है। तो मनुष्यों में पाई जाती है लैंगिक द्विरूपता, जिन्हें बाह्य आकार के लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से डिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपके मनुष्य होते हैं यानी कि मानव जो होते हैं वो वो होते हैं जरायुज। अब ये जरायुज का मीनिंग क्या है? तो जरायुज, तो देखिए जरा जरायुज का मीनिंग क्या है कि देखो, इस तरह के जो जीव होते हैं जो जरायुज प्रवृत्ति के होते हैं उनमें निषेचन के बाद, ध्यान से सुनना, उनमें निषेचन के बाद भ्रूण का जो विकास है मादा के गर्भाशय में होता है। जो जरायुज मनुष्य होते हैं, जरायुज का मीनिंग क्या बता रहा हूं कि इनमें निषेचन के बाद
निषेचन के बाद भ्रूण का जो विकास है, भ्रूण का विकास मादा के गर्भाशय में होता है, और जब मादा के गर्भाशय में पूर्ण विकसित भ्रूण बन जाता है, यानी कि एक शिशु बन जाता है, तो फिर पूर्ण विकसित शिशु का ही क्या होता है, जन्म होता है, यानी कि उसका प्रसव होता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो जब हम निषेचन में लैंगिक जन्म पढ़ते हैं, तो एक तो जीव होते हैं जिनको आप बोलते हो, जिस तरीके से बोलते हो कि एक तो होते हैं अंडप्रजक। अंडप्रजक का मतलब क्या है, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं अंड सजीव प्रजक। अंड सजीव प्रजक, जैसे कि एक एग्जांपल है लाइक कंगारू। कंगारू में ना तो अंडे दिए जाते हैं और ना ही पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है, तो इसलिए वो कहलाते हैं अंड सजीव प्रजक। और एक जो होते हैं वो होते हैं सजीव प्रजक, और सजीव प्रजक को ही क्या बोला गया है यहाँ, जरायुज। तो जरायुज ऐसे जीव होते हैं जिनमें निषेचन के बाद भ्रूण का विकास मादा के गर्भाशय में ही होता है, और जब भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है तब जाके उसका जन्म होता है। तो जरायुज या सजीव प्रजक क्या होते हैं, जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको मानव के बारे में और जनन के बारे में पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और यहीं से आप चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो आज की क्लास में मैं आपको ये सब कुछ करवाने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले नंबर के चैप्टर में कराया था कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके सारे पार्ट्स मैंने आपको एक ही क्लास के अंतर्गत करा दिए थे कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे ही हम आज की क्लास में मानव में जो जनन पाया जाता है, उस जनन के अंतर्गत कौन कौन से हम टॉपिक इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, एक ही क्लास के अंतर्गत मैं आपको सारे टॉपिक बता दूंगा। तो चलिए देखिए, मानव में जनन, मानव जनन। देखिए, देखो मानव में जनन के लिए अब जो संरचना है, वो संरचना कौन कौन सी पाई जाती है। अब देखो, अगर आप भूले नहीं हो तो अगर आपने पहला चैप्टर किया तो उसमें किया था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो था वो 3 पदों में संपन्न होता था। तो वैसे ही मानव में भी लैंगिक जनन जो होता है वो 3 पदों में संपन्न होता है, जिसमें पहला टॉपिक आता है निषेचन से पूर्व, दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है निषेचन, और तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है निषेचन पश्च। तो इसके अंतर्गत भी आपके 3 ही टॉपिक आएंगे, जनन में भी। नेक्स्ट, फिर आपने पहले चैप्टर में निषेचन से पूर्व में 2 टॉपिक पढ़े थे। निषेचन से पूर्व में 2 टॉपिक कौन कौन से, एक पढ़ा था युग्मकों का निर्माण, और दूसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था युग्मकों का स्थानांतरण। तो वैसा ही आप यहां भी देखने वाले हो बेटा। तो कुछ कुछ आपको ऐसा लगेगा कि टॉपिक जो है बिल्कुल सेम टू सेम कैसे ही है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के समान, क्योंकि यहां भी हम लैंगिक जनन देख रहे हैं, वहां भी लैंगिक जनन देख रहे हैं, बस वहां पर स्ट्रक्चर सारी अलग होती है, वहां प्लांट्स की है या एनिमल्स यानी कि मानव की होगी। तो जरा देखिए, तो मानव में जब जनन आप स्टार्ट करोगे तो जनन में पहला जो टॉपिक आएगा वो क्या ही आएगा, युग्मकों का निर्माण। तो पहला जो टॉपिक आएगा, ध्यान से सीखना बेटा, एक एक टॉपिक, इतना आसान नहीं है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे लिखा हुआ है निषेचन से पूर्व। अब तुम जानते हो कि अगर मैं निषेचन से पूर्व में पहला टॉपिक स्टार्ट करूं तो पहला टॉपिक आएगा युग्मकों का निर्माण। पर युग्मकों के निर्माण के लिए आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं कि नर युग्मक का निर्माण और मादा युग्मक का निर्माण होता कहां है। तो वैसे अब जरा देखिए, तो मानव में जनन के लिए तो एक पार्ट की तरफ हो गया नर और एक तरफ की पार्ट हो गया मादा, जैसे हम वहां प्लांट में भी करते थे। प्लांट में नर पार्ट होता था पुंकेसर और मादा पार्ट जो होता था वो था स्त्रीकेसर। तो वैसे मानव में नर पार्ट जो हो गया उसका नाम क्या हो गया, वृषण, और मादा पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, अंडाशय। क्लियर। तो आप जब पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके टॉपिक, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा पहले वृषण की संरचना, अंडाशय की संरचना, फिर आप पढ़ोगे वृषण और अंडाशय के अंदर आप जब पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, युग्मकों का निर्माण। अब तुम जानते हो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। जैसे कि अब देखो जरा, वृषण में जब आपके युग्मक बनेंगे तो उन युग्मकों को क्या बोला जाता है, शुक्राणु, और अंडाशय के अंदर जब बनेंगे तो उनका नाम क्या होगा, अंडाणु। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक जिसका नाम हो गया युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण। नेक्स्ट, जब आप ये शुक्राणु अंडाणु पढ़ लोगे तो फिर लिखा हुआ है युग्मकों का स्थानांतरण, यानी कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। और ये जो प्रक्रिया होती है युग्मकों का स्थानांतरण, अगर आप फिर से नहीं भूले हो तो चैप्टर नंबर 1 में युग्मकों के स्थानांतरण को हमने क्या नाम दिया था, परागण क्रिया। तो वैसे ही यहां पर युग्मकों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया आएगी, तो युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया का नाम क्या होगा, तो जब युग्मकों का स्थानांतरण होगा, युग्मकों का स्थानांतरण, तो दूसरा टॉपिक हो गया ये युग्मकों का स्थानांतरण। और आपको पता हो तो मानव में युग्मकों के स्थानांतरण को हम बोलते हैं मैथुन क्रिया।
मैथुन की क्रिया जिस दौरान क्या होता है कि नर जो होता है वो नर सेशन के माध्यम से शुक्राणु को मादा के योनि द्वार तक छोड़ देता है, जिसे कहा जाता है वीर्यसेचन। वीर्यसेचन क्लियर। तो आप जरा देख सकते हो कि पहला जो टॉपिक है निषेचन से पूर्व, तो ये निषेचन से पूर्व में दो टॉपिक आ गए आपके, एक आ गया युग्मकों का निर्माण, दूसरा आ गया युग्मकों का स्थानांतर। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हो गए, निषेचन से पूर्व। क्लियर। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाएगा, उसके बाद देखो जरा, जब युग्मकों का स्थानांतरण हो जाएगा तो अगला टॉपिक क्या आएगा, निषेचन। तो उसके बाद जब युग्मकों का स्थानांतरण हो जाएगा तो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का आपका नाम होगा और वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है संपन्न, तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद एक संरचना बनती है जिसका नाम है युग्मनज। तो नेक्स्ट अगला जो आपका टॉपिक हो गया, आप एक एक करके टॉपिक देते जाइए बेटा। जैसे कि आपने पहला कर लिया निषेचन से पूर्व, नेक्स्ट यहां पर आपका दूसरा टॉपिक हो गया जिसका नाम है निषेचन, जिसके अंतर्गत कौन सी संरचना का विकास होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और जब युग्मनज बन जाएगा, अब इस युग्मनज के बाद जरा यहां फिर से देख लीजिए कि जैसे कि प्लांट में जब निषेचन हो जाता था तो आपको पता था आवृतबीजी पौधों में निषेचन दो प्रकार से था, एक नरिमक मादा युग्मक से बनता था युग्मनज, दूसरा नरिमक द्वितीयक केंद्रक कोशिका से बनता था आपका भ्रूणपोष। लेकिन यहां पर भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से जो संरचना बन जाती है जिसे हम निषेचन और संरचना बनने वाले को बोलते हैं युग्मनज। जब युग्मनज बन जाता है तो अगला टॉपिक आएगा निषेचन पश्च। अब इस दौरान क्या क्या चीज होगी जरा उसको देखिए। तो अगले जो टॉपिक्स आएंगे वो टॉपिक कौन कौन से होंगे, उन टॉपिक को आपको एक एक करके देखना है कि जब युग्मनज का विकास हो जाएगा तो इस युग्मनज में एक प्रक्रिया शुरू होगी, समसूत्र विभाजन। क्योंकि आपको पता है युग्मनज से बनता है भ्रूण, तो भ्रूण से आगे चल के बनेगा शिशु। तो यहां पर युग्मनज में शुरुआत में जो विभाजन मिलेंगे समसूत्र विभाजन वो होंगे विदलन। तो युग्मनज पहले बदलेगा किस अवस्था में, मॉरूला में। नेक्स्ट फिर मॉरूला जो है वो अगली अवस्था में बदलेगा जिसका नाम है ब्लास्टुला, और मानव के ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट फिर यही ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला जो है, इसको आप ब्लास्टुला भी लिख सकते हो। फिर ये ब्लास्टुला जो है किस अवस्था में बदलेगा, गैस्टुला अवस्था में बदलेगा। इसी तरीके से जब युग्मनज मॉरूला ब्लास्टुला गैस्टुला अवस्था में चल रहा होगा तो जिनको बोलते हैं विदलन, तो युग्मनज से लेकर एंड गैस्टुला की अवस्था, और फिर ये गैस्टुला और विकसित होकर एक भ्रूण का निर्माण कर लेगा। एक्चुअली में भ्रूण तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आप मॉरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट में, गैस्टुला में, इसी को क्या बोला जाता है, ये सब भ्रूण की ही अवस्था है, ये सब भ्रूण की ही अवस्था है। यानी कौन विकसित हो रहा है, भ्रूण। और यहां धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये विकसित होगा तो क्या होगा, एक शिशु का निर्माण होगा। तो युग्मनज से लेके एक शिशु के निर्माण तक की जो टोटल अवस्था होगी, युग्मनज से लेके शिशु के निर्माण तक की जो टोटल अवस्था होगी, इस टोटल अवस्था को आप किसके नाम से जानेंगे, आपका 3rd नंबर का टॉपिक होगा जिसका नाम है निषेचन पश्च। तो ये सारे टॉपिक्स के अंदर हमको पढ़ने हैं, युग्मनज से एक शिशु या एक भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। और फिर लास्ट आप इसको पढ़ लोगे कि शिशु का हो जाएगा जन्म, पूर्ण विकसित शिशु का जन्म, पूर्ण विकसित शिशु का हो जाएगा जन्म, जिसे कहा जाता है प्रसव। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, युग्मनज के बाद मॉरूला का बनना, मॉरूला के बाद ब्लास्टुला का बनना, ब्लास्टो के बाद गैस्टुला, फिर ये पूर्ण विकसित शिशु का बन जाना और शिशु का जन्म हो जाना, ये सारे टॉपिक जिसके अंतर्गत आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, निषेचन पश्च के अंतर्गत आएंगे। और तुमको अगर पता हो तो मैं बता दूं, युग्मनज से लेके एंड पूर्ण विकसित शिशु तक के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी वो कितने टाइम में होगी, तो वो है 9 मंथ 7 डे। तो अब आप टॉपिक देख लीजिए बेटा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में। मैं सारे टॉपिक्स आपको एक साथ यहां लिख दे रहा हूं, वैसे तो मैंने पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी है। तो इस पूरे चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हो, तो देखो जरा। सबसे पहले जब आप मानव जनन में स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला आएगा नर। तो जरा टॉपिक के नाम देखते जाइए बेटा। पहला जो टॉपिक आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम आपको वृषण और वृषण से संबंधित जो सहायक पार्ट्स होंगे उनके बारे में करवाएंगे, यानी कि वृषण की संरचना। तभी तो पता चलेगा ना कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एक तो आएगा नर जनन तंत्र। नेक्स्ट फिर दूसरा आप पढ़ोगे मादा जनन तंत्र। जब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पढ़ लोगे तब आपका टॉपिक शुरू होगा निषेचन से पूर्व प्रक्रिया। तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत वृषण और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अंडाशय।
तो तब आप पढ़ोगे जब 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका जो आज से या नेक्स्ट अगली वीडियो से मैं भी स्टार्ट करूंगा तो वो है नर जनन तंत्र, जिसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा वृषण और उसके पार्ट्स, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा मादा जनन तंत्र और उसके पार्ट। जब ये दोनों पार्ट्स हो जाएंगे तब जाके मैं शुरू करूंगा निषेचन से पूर्व, और निषेचन से पूर्व में पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा युग्मकों का निर्माण, यानी कि वृषण अंडाशय में युग्मकों का निर्माण कौन सा होता है। तो फिर टॉपिक आएगा ये तीसरा जो मैं लिख रहा हूं, निषेचन से पूर्व। अब देखा जाए तो निषेचन से पूर्व में आप इनको भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी निषेचन से पूर्व में ही है, क्योंकि निषेचन तो यहां है। निषेचन से पहले की जो सारी घटनाएं होंगी वो निषेचन से पूर्व में आएंगी, निषेचन के बाद की जो सारी घटनाएं होंगी वो निषेचन पश्च में आएंगी। तो निषेचन से पूर्व में फिर आप 2 टॉपिक पढ़ोगे, एक होगा जिसका नाम है युग्मकों का निर्माण, और दूसरा जो होगा वो है युग्मकों का स्थानांतरण। क्लियर। फिर आपका जो चौथा नेक्स्ट अगला पॉइंट आ जाएगा उसका नाम है निषेचन, जिसके दौरान किसका निर्माण हो जाएगा, जिसके दौरान युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और लास्ट फिर आएगा आपका निषेचन पश्च, और निषेचन पश्च के अंतर्गत आप कौन कौन सी चीज पढ़ोगे कि युग्मनज से मरुला कैसे बनता है, मरुला से ब्लास्टुला कैसे बनता है, ब्लास्टुला से गैस्टुला कैसे बनता है, नेक्स्ट गैस्टुला से पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण किस प्रकार से होता है, और फिर शिशु का जन्म जिसको हम कहते हैं प्रसव, उसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो आएंगे आपके मरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण, ये सब आप पढ़ोगे निषेचन पश्च में। तो इस क्लास से आप इतना तो समझ गए होंगे कि मानव जनन के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले होंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका ये वाला टॉपिक, यानी कि नर जनन तंत्र। तो आप इस क्लास को 1 नहीं 2 बार देखिए, ताकि आपको पता चले कि जब तक पूरा आपका चैप्टर होगा वो पूरा चैप्टर आपकी इसी क्लास के अंतर्गत है कि आप कौन कौन से छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो किस प्रकार से करोगे। तो सबसे पहला टॉपिक होगा नरजनन तंत्र। नरजनन तंत्र के अंतर्गत वृषण और उसके सहायक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, जिसके अंतर्गत मादा जनन तंत्र का मेन पार्ट अंडाशय, बाकी उसके सहायक अंग पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ोगे कि युग्मकों का निर्माण वृषण में अंडाशय में किस प्रकार से होता है, फिर इन्हीं युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, फिर जब स्थानांतरण हो जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, और जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो बनने वाले युग्मनज से एक पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम पहला टॉपिक आज का आपका स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम है नर जनन तंत्र। चलिए देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए पहले मैं इसका एक ड्रॉ बना देता हूं, फिर ड्रॉ बनाने के बाद आपको एक एक पार्ट्स में आपको इसके करवाऊंगा। देखिए, तो देखिए मैंने आपके लिए पहले से एक ड्राइंग बना दी है। अब इस ड्राइंग के माध्यम से आप देखिए कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम कौन कौन से पार्ट करेंगे। तो देखिए जरा, नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम 2 तरह के पार्ट्स करेंगे। पहला जो होगा वो है प्राथमिक जननांग, और दूसरा जो होगा वो है सहायक जननांग, या द्वितीयक जननांग भी कह सकते हो, सहायक जननांग। तो प्राथमिक जननांग के अंतर्गत ही आप पढ़ेंगे एक जोड़ी वृषण, यानी कि इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे प्राथमिक जननांग के अंतर्गत वृषण। तो ये रहे वृषण, एक जोड़ी वृषण। नेक्स्ट सहायक जननांग के अंतर्गत कौन कौन से आप टॉपिक पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स के नाम देखिए। सहायक जनन के अंतर्गत आप एक तो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वृषण कोश। तो जैसे कि वृषण के ऊपर जो ये आवरण है जिसका नाम मैं लिखा हुआ है, वृषण के ऊपर का आवरण वृषण कोश। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा अधिवृषण। अभी के लिए मैंने केवल हिंदी नाम लिख रहा हूं, जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक करेंगे तो आपको इंग्लिश नाम भी बता दूंगा इनका। नेक्स्ट जो अधिवृषण है, तो जरा देखिए ये जो वृषण है, वृषण के आगे ये रेड कलर की मैंने बना रखी है संरचना, एक कुंडली संरचना, इसे ही कहते हैं अधिवृषण। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आएगा फिर उसका नाम होगा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, तो आप देख सकते हो कि अधिवृषण से जो लंबी नलिका निकल रही है उसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। ये रही शुक्रवाहिनी, ठीक। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये शुक्रवाहिनी आगे चलकर एक नलिका समान अंग में खुल जाती है जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। और चूंकि ये मार्ग मूत्र के लिए भी होता है और जनन के लिए भी होता है, इसलिए इसको मूत्रो जनन मार्ग भी कहते हैं।
तो एक टॉपिक पढ़ेंगे आप ये, फिर मूत्रोजनन मार्ग के अंतर्गत फिर आप एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है श्वसन। तो आपको नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक टॉपिक वृषण, वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग या फिर उसको मूत्रोजनन मार्ग भी बोल सकते हो, और फिर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है श्वसन। क्लियर बेटा। इसके अलावा आपको नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक और पढ़ने हैं, तो वो है सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथि के अंतर्गत आप 3 प्रकार की ग्रंथियां पढ़ेंगे। पहली ग्रंथि देखिए जिसका नाम लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कि मूत्र मार्ग के, या कहूं तो आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर जिसका नाम है मूत्राशय। जैसे जैसे आपके एक एक पार्ट्स होंगे तो इन सभी पार्ट्सों का अध्ययन आपको हो जाएगा। तो पहली ग्रंथि पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट उसके नीचे ही आप दूसरी ग्रंथि देख रहे होंगे जिसका नाम है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। नेक्स्ट फिर लास्ट तीसरी जो ग्रंथि पढ़ेंगे वो है शुक्राशय, जो रेड कलर में आपको बनी हुई है। तो लास्ट तीसरी ग्रंथि जो पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे शुक्राशय ग्रंथि। तो आप देख लीजिए कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वृषण, फिर उसके बाद सहायक जननांग में कौन कौन से, वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, श्वसन। फिर आपको 3 सहायक जनन ग्रंथियां पढ़नी है, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि। आप यहाँ पर सारे पार्ट्स देख सकते हो, एक एक करके देख लीजिए। पहला है वृषण, ये रहे एक जोड़ी वृषण। नेक्स्ट वृषण के ऊपर पाए जाते हैं वृषण कोश, ये ब्लैक कलर की पट्टिका मैंने ऊपर की तरफ बना रखी है, वृषण कोश। फिर पढ़ोगे आप अधिवृषण, ये रेड कलर में मैंने आपको बना रखा है अधिवृषण। अधिवृषण से ही निकलती है शुक्रवाहिनी। अच्छा एक नाम और लिख रखा है, ये अधिवृषण के पास में मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना रखी है। जब मैं आपको वृषण की संरचना करवाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि वृषण जो है वो जब अधिवृषण में खुलता है तो किसके माध्यम से, शुक्रवाहिका के माध्यम से, ये तब करवाएंगे। नेक्स्ट फिर आप आ जाओगे अगले पार्ट्स में जिसका नाम है शुक्रवाहिनी, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी। ये जो शुक्रवाहिनी है आप ये पार्ट देख रहे हो, गोलाकार संरचना सा एक पार्ट देख रहे हो जिसे बोलते हैं मूत्राशय। एक्चुअली में ध्यान से आप ये समझ सकते हो कि जैसे कि मैंने इस तरीके से ये मुट्ठी बंद कर ली है, तो ये शुक्रवाहिनियां जो हैं वो एक्चुअली में मूत्राशय के अंदर नहीं खुली हुई हैं, ये मूत्राशय के पीछे से जा रही हैं। तो कहीं आपको ये ना लगे ये वाला जो पार्ट बना हुआ है ये है मूत्राशय, इस मूत्राशय में तो मूत्रवाहिनी आकर खुलती है। तो ये जो शुक्रवाहिनी होती है वो मूत्राशय में नहीं खुलती, मूत्राशय के पीछे होती है, और पीछे एक जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है जिनको कहते हैं शुक्राशय। तो ये शुक्रवाहिनी जो होती है वो शुक्राशय ग्रंथि के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मूत्र मार्ग के पहले पार्ट्स जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, उस प्रोस्टेट ग्रंथि वाले पार्ट्स में खुल जाती है। जैसे कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मूत्र मार्ग के 3 पार्ट्स होंगे, प्रोस्टेट पार्ट हो जाएगा, काउपर पार्ट हो जाएगा और एक श्वसन पार्ट हो जाएगा। तो आपकी जो शुक्रवाहिनी होगी वो शुक्रवाहिनी शुक्राशय ग्रंथि के साथ मिलकर प्रोस्टेट वाले पार्ट में यानी मूत्र मार्ग के पहले पार्ट में आकर खुल जाती है। अब चूंकि ये मूत्र मार्ग का भी तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ ये जन मार्ग का भी काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम मूत्रोजनन मार्ग। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि करके तब भी मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो इस मूत्राशय में तो मूत्रवाहिनी खुलती है, तो ये शुक्रवाहिनी जो है वो मूत्राशय के पीछे है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसके अलावा आप 3 प्रकार की ग्रंथियां जब पढ़ लोगे, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और लास्ट आपकी होगी शुक्राशय ग्रंथि, तो एक एक करके हम इन सभी टॉपिक को आपको समझाएंगे और एक एक टॉपिक आप डायग्राम के बेस के आधार पे ही समझोगे। क्लियर बेटा। तो आज की क्लास तक मैं केवल और केवल इतना ही समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये क्लास जितना मैं और पढ़ाऊंगा वीडियो बड़ी होती चली जाएगी। आप जब ज्यादा बड़ी वीडियो होती है तो आप देख नहीं पाते हो, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे 30-30 मिनट की ही वीडियो बनाएंगे, चाहे भले आपको छोटे छोटे पार्ट्स में करवाना पड़ जाए, क्योंकि अगर मैं इनको करवाने लगा तो इस तरीके से कम 1 से सवा या 1.5 घंटे की क्लास चली जाएगी। तो नेक्स्ट अगली क्लास में मैं आपको वृषण और वृषण की संरचना के बारे में समझाना चाहूंगा। क्लियर बेटा। तो आज तक के लिए मुझे इतना ही है, आप इसको एक बार और देख लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कल जैसे मैं आऊंगा नेक्स्ट अगली क्लास में तो आपको पहला टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है वृषण। क्लियर। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।